आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 3 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी हमास को धमकी, कहा सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो कर देंगे सफाया। गजा को पटरी पर लौटाने की मुहिम तेज, तामीर-ए-नौ के लिए फलस्तीनी सियासी जमातों की बैकडोर मीटिंग जारी। अरब लीग भी गजा में हालात सुधारने के लिए हुआ एकजुट, आलमी बिरादरी से अहम रोल अदा करने की अपील। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में आया जोरदार ज़लज़ला, 20 लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी। यूक्रेन पर रूसी हमले में 15 लोगों की मौत, ट्रंप ने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने का ख्वाब तोड़ा। ईरान का बड़ा दावा, कहा अमरीकी और इसराइली बमबारी का झूठ हुआ बेनकाब। और वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की खतरनाक धमकी, कहा निकोलस मादुरो का काउंटडाउन हो गया शुरू। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में फायरबंदी समझौता कमजोर नहीं हुआ, बल्कि ये डील अभी भी मजबूत है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर हमास हथियार नहीं डालेगा, सरेंडर नहीं करेगा, तो उसे फौरन खत्म किया जा सकता है। ये पूछे जाने पर कि वो हमास से कैसे हथियार डलवा सकते हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूं तो ये काम बहुत जल्द कर सकता हूं और उनका खात्मा भी कर दिया जाएगा। याद रहे दोस्तों कि हमास और इसराइल के बीच 9 अक्टूबर 2025 को हुए जंगबंदी मुआहदे में बुनियादी तौर पर आईडीएफ की इब्तदाई वापसी, गजा से कैदियों का तबादला यानी होस्टेजेस के बदले फलस्तीनी कैदियों का तबादला और इंसानी मदद के इंतजाम शामिल थे उस मुआहदे में जो 9 अक्टूबर को हुआ साइन। लेकिन इसराइल इस मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी मुबैना तौर पर इसराइल के तरफदार नजर आ रहे हैं। वरना क्या बात है कि राहत के ट्रक पूरे नंबर्स पे नहीं भेजे जा रहे जो तय थे। क्यों नहीं भेजे जा रहे? सिर्फ 144 ट्रक रोज गए हैं एवरेज, जबकि 600 ट्रक रोज जाने चाहिए थे। और लगातार गोलीबारी कर रहा है, कल भी 2 लोगों को शहीद कर दिया। तो ये सब कुछ जारी है और ट्रंप हमास को तो दे रहे हैं, वार्निंग देनी चाहिए, लेकिन इसराइल से कुछ नहीं कह रहे। गजा में बदतर सूरत हाल के बीच एक उम्मीद भरी खबर सामने आ रही है। ये खबर गजा को रिबिल्ड करने से मुताल्लिक है। फलस्तीनी सियासी जमातें या सियासी पार्टीज बंद दरवाजों के पीछे ऐसे अहम मशवरे कर रही हैं जिनके नतीजे में हमास को पोस्ट वॉर मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जा सकता है, यानी जंग के बाद का मैनेजमेंट का हिस्सा हमास को बनाया जा सकता है। हालांकि इसराइल ने हमास के सियासी असर व रसूख को ख़त्म करने का पक्का इरादा जाहिर किया है। बावजूद इसके ये मीटिंग्स जारी हैं और इसमें हमास को लेकर बात हो रही है। इन मीटिंग्स में 8 फ़लस्तीनी जमातें और हथियारबंद ग्रुप शामिल हैं। उनमें सबसे नुमाया है फतह पार्टी, जो वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत करती है, और उसके अलावा इसमें दूसरी मेन पार्टी और कोई नहीं, हमास है। दोनों फरीक गजा की तामीर-ए-नौ से मुताल्लिक किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीनी और अरब ज़राए के मुताबिक इन तमाम पार्टीज़ की अगली बैठक इसी हफ्ते काहिरा में होने की उम्मीद है, मिस्र में। इसराइल की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो हमास के किसी भी सियासी किरदार को कबूल नहीं करेगा। वहीं फतह और हमास के दरमियान कई दहाइयों पुरानी दुश्मनी के बावजूद मौजूदा बहरान ने सियासी बातचीत की पॉसिबिलिटी को फिर से ज़िंदा कर दिया है। ये फ़लस्तीनियों के एतबार से एक अच्छी बात है कि उनके जो मेन 2 धड़े हैं पॉलिटिकल, वो आपस में नहीं लड़ेंगे और साथ काम करने की बात कर रहे हैं। तजिया निगारों का कहना है कि अगर इत्तेफाक कायम हो गया इन दोनों के बीच, तो ये गजा में जंग के बाद के सियासी मंजरनामे में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अरब लीग ने आलमी बिरादरी यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी, खुसूसन ब्रिटेन से मुतालबा किया है कि वो गजा के तबाह हाल इलाकों में मदद और तामीर-ए-नौ के अमल में अहम किरदार अदा करे और इस मरहले पर फ़लस्तीनी आवाम की भरपूर मदद करे। फ़लस्तीन और मकबूजा अरब इलाकों के लिए अरब लीग की तरफ से अपॉइंट किए गए ऑफिशियल्स ने यह बयान बदनाम ज़माना बाल्फोर डिक्लेरेशन की 108वीं एनिवर्सरी के मौके पर जारी किया। बयान में ब्रिटेन की रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम किया गया और उसे तारीख़ी नाइंसाफ़ी में सुधार किए जाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया गया। अरब लीग ने ब्रिटेन से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी आवाम के साथ होने वाली तारीख़ी नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करने के लिए अमली इक़दाम करे। अरब लीग ने मज़ीद ज़ोर दिया कि फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशंस की मुकम्मल रुकनियत दी जाए, मुकम्मल मेंबरशिप दी जाए। अरब लीग ने आलमी बरादरी से अपील की
कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के निफाज के लिए कोशिशें जारी रखें। अफगानिस्तान के शुमाली शहर मज़ार शरीफ के करीब ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला आज सुबह 12:59 पर आया। अमरीकी इदारे USGS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मज़ार शरीफ के करीब था। मकामी हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले की वजह से कम अज़ कम 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 320 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में दाखिल किया गया है, उनका इलाज जारी है। ज़लज़ले के नतीजे में मज़ार शरीफ की मशहूर नीली मस्जिद रोज़ा मुबारक जिसे कहते हैं, उसका एक हिस्सा भी तबाह हो गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बुध के रोज़ कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर गैर कानूनी बमबारी का भांडा पिछले 48 घंटों में फूट गया और चकनाचूर हो गया। अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि पिछले 48 घंटों में ये झूठ बेनकाब हो गया कि ईरान पर बमबारी किसी एटमी ख़तरे के बाइस की गई थी। उन्होंने कहा कि IAEA के चीफ ग्रॉसी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान ना तो एटमी हथियार बना रहा है और ना कभी बना रहा था। अराग़ची के मुताबिक ओमान के फॉरेन मिनिस्टर अल बुसैदी, जो ईरान और अमेरिका दोनों के भरोसेमंद मीडिएटर हैं, उन्होंने भी तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से कभी कोई एटमी ख़तरा था ही नहीं। यानी ये वही वाली बात हो गई। इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, फिर भी इराक को तबाह कर दिया, सद्दाम को मार दिया। और ईरान भी कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी हमला कर दिया, उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, जो उसका अमन पसंद न्यूक्लियर प्रोग्राम था। रशिया और यूक्रेन की बात कर लेते हैं, जिनके दरमियान जंग और कशीदा हो चली है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इतवार की रात रशिया ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से शदीद हमला किया, जिसमें कम अज़ कम 15 यूक्रेनी अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट यूक्रेनी अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने जारी की है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों के नतीजों में जनूबी महाज पर मौजूद ज़पोरिज़िया के इलाके में तकरीबन 60,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी अफवाज ने रूस के ब्लैक सी के अहम तेल बंदरगाह तुआप्से पर ड्रोन से हमला किया, जिससे वहां आग भड़क उठी और कम से कम 2 गैर मुल्की जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। रशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इन हमलों के बाद रूस के जनूबी और मगरबी इलाकों के दर्जनों हवाई अड्डे वक्ती तौर पर बंद कर दिए गए। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक मिसाइल देने की किसी मुआहदे पर गौर नहीं कर रहे। उधर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के मुसलसल हमले जाहिर करते हैं कि रूस का मकसद आम शहरियों को नुकसान पहुंचाना है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजीद मजबूत कर लिया है। दूसरी जानिब रूस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जंग के हल के लिए तफसीली और मुहतात बातचीत जारी है। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच क्या क्या चल रहा है, सबके बयानातों को पढ़ लेना और समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में तुर्की का भी बयान आया। तुर्की की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस के बजाय दूसरे ममालिक से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि मगरबी ममालिक ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ती कशीदगी से मुताल्लिक खबर सुन लीजिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाले से अपने ताज़ा बयान में मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ जंग छेड़ने का इरादा नहीं रखता, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए हैं, तो क्या करेंगे, ये कैसे हो जाएगा। ट्रंप ने ये बात एक टीवी प्रोग्राम के इंटरव्यू में कही। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने बहरे कैरेबियन में फौजी दस्ते तैनात किए हैं, नेवी तैनात की है, और सो कॉल्ड, या फिर यूँ कहिए कि इल्ज़ाम है जिन कश्तियों पर कि वो ड्रग ले जाती हैं, उन पर कई हमले किए हैं और इसमें दर्जनों अफराद हलाक भी हुए, मारे गए हैं। वहीं वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो, जिन पर अमेरिका ने स्मगलिंग के इल्ज़ाम आयद किए हैं, उनका कहना है कि वाशिंगटन इन इल्ज़ामात को वेनेजुएला में हुकूमत को गिराने और वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल है रूस। सारा मसला पता नहीं क्यों तेल पे आके रुक जाता है। खैर, इधर तजिया निगारों का कहना है कि ट्रंप के बयानों से जाहिर होता है कि अमेरिका खुली जंग से परहेज़ करते हुए भी मादुरो की हुकूमत पर दबाव बरकरार रखना चाहता है।
अमेरिका के शहर लास वेगास में हुए रिपब्लिकन यहूदी इत्तेहाद यानी RJC के सालाना इजलास में इस हफ्ते कई शख्सियात को तनकीद और नापसंदीदगी का निशाना बनाया गया। मतलब ये यहूदियों का एक बड़ा इजलास था और दूसरे लोगों को यहाँ ज़बानी तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं ने सबसे ज़्यादा टीवी एंकर टकर कार्लसन पर तनकीद की, जिन्होंने हाल ही में इसराइल के जुल्म सितम पर खुलकर बात करने वाले निक फुएंटेस को अपने शो में बुलाया था। हालांकि सबसे ज़्यादा नापसंदीदगी और शोर जिस नाम पर हुआ वो नाम था ज़ोहरान ममदानी का। पूरी यहूदी और रिपब्लिकन लॉबी के लिए ये नाम एक बड़ी तकलीफ का बायस बन गया है। साबिक सेनेटर और RJC के चेयरमैन नॉम कोलमैन ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी इस मुल्क में चरमपंथ की बदतर मिसाल है। ज़ोहरान ममदानी जो इस हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर चुने जाने के मजबूत उम्मीदवार हैं, वो एक बहुत बड़े तबके के लिए तकलीफ अपने जीतने से पहले ही बन चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप अपने नाम करने पर भारत की फीमेल क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उम्मीद जाहिर की है कि ये कामयाबी भारत में ख़वातीन क्रिकेट के एक नए दौर की शुरुआत साबित होगी। भारत ने नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में 40,000 व्यूअर्स के सामने जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर अपनी पहले वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। इससे पहले भारत की ये फीमेल टीम 2005 और 2017 के फाइनल में शिकस्त खा चुकी थी। इस इवेंट में भारत को इब्तिदा में 3 मैचों में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने ज़बरदस्त वापसी की और सेमीफाइनल में 7 मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली टीम वर्क और हौसला दिखाया। ये तारीखी जीत आने वाले खिलाड़ियों को खेल की तरफ राग़िब करेगी। BCCI ने ऐलान किया कि टीम को 51 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। दोस्तों, इस कामयाबी ने मुल्क भर में जश्न का समा पैदा कर दिया और सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को ज़बरदस्त मुबारकबाद दी जा रही है। हम भी अपनी तरफ से टीम इंडिया की बेटियों को दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।